अंदर जो भी हमारा पोर्शन थोड़ा सा बचा था उसको कंप्लीट करते हैं। होमवर्क था है कुछ इसमें? ये डीपीपी पूरा कर लेना है ना। डिस्कस कब करना तुम बताओ। मंडे को पूरा डिस्कस नहीं, सैटरडे को लेवल 1 और मंडे को लेवल 2, 2 लेवल है। एक दिन में करेंगे तो पूरी क्लास में चली जाएगी हमें। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। In photoelectric effect, if frequency and intensity, in photoelectric effect, if frequency and intensity of incident light increased up to twice of initial, increased up to twice of initial, then effect on its stopping potential and saturation current. Saturation current क्या होता है? वो मैक्सिमम करंट जहां पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंच जाते हैं दूसरे एंड पर। इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट विल बी। अच्छा कल कुछ बात की थी कि हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं तब, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी हमने फ्रीक्वेंसी डबल करने पर ये कौन सा रास्ता खोल ले तुम? ये क्यों खोल दिया? टीवी सर बोले किधर से आए उधर से जाए, तो रास्ता दिखाऊं तो पूरे तो पैक हो रहा हो। अच्छा हमने लास्ट क्लास के अंदर बोला देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी। लेकिन एनर्जी बढ़ गया, वर्क फंक्शन तो सेम, तो फिर तो यार डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया तो जितना भी डिफरेंस होगा वो क्या बन के जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी डबल तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल नहीं, डबल से ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी में क्या छुपा हुआ है? वेलोसिटी वाला भी था, वेलोसिटी √2 से ज्यादा। अच्छा इसमें क्या पूछा है? स्टॉपिंग। काइनेटिक एनर्जी में एक और चीज छुपी हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका आंसर क्या जाएगा? चलिए यार अगर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स कर देंगे तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कुछ ज्यादा होगा। ये हमें कल प्रूव कर लिया था, तो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन भी किए थे तब तो याद ही हो गया होगा। ये हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके ये 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इनिशियल +5। अच्छा यहां से पता चल रहा है कि ये ई से डिवाइड कर देंगे, यहां क्या जाएगा? ई। तो यहां से जो सेकेंड टाइम वाला जो है वो क्या वैल्यू आएगी? सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बाद में जो इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल था उससे कुछ ज्यादा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये ट्वाइस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ इनिशियल। यार लेकिन सेकेंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सैचुरेशन करंट के बारे में। सैचुरेशन करंट ज्यादा कब होगा? कंसेप्चुअली चलो फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एंड पर ज्यादा पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट बन जाएगा। अब ज्यादा कब पहुंचेंगे वो देखो। अच्छा क्वेश्चन के अंदर अब यहां पर इस वाले में मैक्सिमम लोग गड़बड़ करेंगे इसलिए लिखा है, इसमें मैक्सिमम लोग गड़बड़ करेंगे। हमसे अगर बोला जाए इंटेंसिटी, क्या इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है? यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटोन, ये पूरे फोटॉन्स की एनर्जी NH अपॉन में A × T, ये वैल्यू क्या होती है?
स्मॉल एन, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, स्मॉल एन एच न्यू अपॉन ए। इंटेंसिटी अगर डबल किया, ये कितने टाइम्स किया, 2 टाइम्स। क्या फ्रीक्वेंसी भी डबल किया, 2 टाइम्स। लेकिन ये देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो है वो आई अपॉन न्यू के प्रोपोर्शनल आया, ये 2 टाइम्स हुआ, ये न्यू भी 2 टाइम्स हुआ, तो क्या नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड सेम रहा, यानी कि पर सेकेंड जो फोटोन गिरा वो सेम रहा, और 1 सेकेंड में जो फोटोन गिर रहे हैं वो पहले के बराबर है, तो 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी पहले के बराबर है। इसका मतलब ये तो नंबर ऑफ फोटोन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो मैक्सिमम करंट भी सेम रहेगा। ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। अदरवाइज तो हम लोग सोचते हैं क्या इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं तो ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ज्यादा करंट हो जाना चाहिए। लेकिन वो इंटेंसिटी जब बढ़ रही है और ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, वो कब लिया जाएगा, जब हमारे पास में सोर्स सेम। मान लीजिए हमारे पास में एक बल्ब है, वो बल्ब फिक्स है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा है, लेकिन हमने तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमने कभी लाइफ में पढ़ा होगा, तुमने ऑप्टिक्स वगैरह बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, 11th क्लास में पढ़ी थोड़ी बहुत। उसमें बोला जाता है फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो सोर्स का कैरेक्टर होता है। अरे अगर फ्रीक्वेंसी चेंज, इसका मतलब सोर्स चेंज। एक बल्ब जो है उससे जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं कर सकता है। रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, अगर लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, तो लाइट कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से तो आया ही होगा। मान लो सन से आया, मान लो बल्ब से आया, जो भी लाइट आई होगी वो लाइट जो है बल्ब से आ रही, चाहे वो लाइट अब हवा में हो, चाहे पानी में हो, चाहे किसी दूसरे लिक्विड में हो, लेकिन उसका सोर्स तो अभी भी वही है ना जहां से आ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। फिर क्या चेंज होता है, वेव लेंथ, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, इसका मतलब सोर्स ही चेंज कर दिया, इसलिए इंटेंसिटी के साथ साथ सोर्स पर भी डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। इसलिए तुम तो सीधा इससे देखो, I इक्वल्स टू NH म्यू अपॉन एरिया। जितना भी अभी तक पढ़ा था, जो भी लेके अभी बात कर रहे थे, ये उसका एकदम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये वाली बात। जो नेक्स्ट चीज, दुनिया में किसी भी चीज की, एक मिनट सुनो फिर लिख लेना वाला, दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, चाहे वो कुछ भी काम हो। लेकिन अभी तक हमने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक में एक फोटोन आएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अगर उस निकालने लायक हुआ तो, अगर उसकी एनर्जी बार फंक्शन से ज्यादा हुई तो 1000 फोटोन आएंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन यार इसका मतलब तो ये हुआ तो सबकी एफिशिएंसी 100% हो गई। ये आइडियली पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं बोला, तो हमने ये माना कि जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अगर निकल सकते हैं तो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ के अंदर नहीं होता। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि यार कितने फोटोन डालने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो होती है उसकी क्वांटम एफिशिएंसी, कि 1 सेकंड में कितने फोटोन गिरे और उससे फिर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले। अगर पूरे ही निकल गए तो 100% एफिशिएंसी जो अभी तक हम चलते आ रहे थे, लेकिन इतनी नहीं होती। 0.1%, 0.2, 0.3 इतनी परसेंट एफिशिएंसी होती है। 1000 फोटोन गिरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसी एफिशिएंसी होती है एक्चुअल में। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाता तो हम तो वही चलाएंगे, 1 फोटोन और 1 इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन।
लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्ड बोल दिया जाए कि यार किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की क्वांटम एफिशिएंसी 1% है, इस 1% एफिशिएंसी का मतलब क्या है? अगर 100 फोटोन गिरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1% का मतलब तो ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है इसका मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिर रहे हैं, और ऊपर क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, 100 में से 1, तो इंटू 100 कर दो यार, उसमें इंटू 100 करोगे तो परसेंट में आएगा। अच्छा ये देखो 100 गिरे, ये 1 है, इंटू 100, 100 से 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा? 1%। इसका मीनिंग ये, लिखो क्वेश्चन करेंगे इसका। ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन में दिया जाए, अदरवाइज तो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन ही चलेगा। 2-3 चीजें बच रही है, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे? नहीं। तो क्लास में इतना क्यों बोलता है? तो ग्राउंड पे तो कुछ नहीं बोलता है, ग्राउंड पे तो कितना शांत है, लगा सबसे सीधा इंसान तो ये। यहाँ कुछ और रीजन है क्या? लिखो क्वेश्चन। When light of 1.5 milliwatt, when light of 1.5 milliwatt and 400 nanometer wavelength इंसिडेंट ऑन, अच्छा एक मिनट, ये दो चीजें क्या क्या दी हुई है? पावर और वेवलेंथ। कुछ बता पाओगे? इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने आएंगे लाइट में। ये वो स्मॉल n की वैल्यू 5 क्या होता है? 5 इंटू 10 टू द पावर 24 p इंटू लैम्डा। इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इट्स क्वांटम एफिशिएंसी इज, its quantum efficiency is 0.1%, मतलब 1000 में 1, 100 में 1000 में। Then find out saturation current, then find out saturation current। करंट कैसे निकलेगा? पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, करंट निकलता कैसे है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा कौन से चार्ज करंट फ्लो करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो पता चल जाए पर यूनिट टाइम, वही आ जाएगा करंट, बस वही निकालना है। 0.48 क्या? -7 0.5 माइक्रो, लगभग में एग्जैक्ट है 0.48 माइक्रो एम्पियर। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? पावर दिया हुआ। अच्छा पावर कितना? 1.5 मिली यानी कि 10 टू द पावर -3 वॉट। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 400 नैनो यानी कि SI में ये वैल्यू आएगी। अच्छा इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड 5 इंटू 10 टू द पावर 24 p इंटू लैम्डा। 5 इंटू 10 टू द पावर 24, p की वैल्यू 1.5 10 टू द पावर -3 इंटू 400 10 टू द पावर -9, ये हो जाएगा 12। इससे हो जाएगा टोटल -10 और 14, ये +14, यह जाएगा 7.5, ये भी 4 भी है 7.5, 28 30, तो ये जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 14। ये क्या आया? फोटोन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने फोटोन गिरे हैं, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है? 0.1%, यानी कि यार 1000 में से 1 तो 1000 में से एक तरह से, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले होंगे वो आ जाएगा हमारे पास में। यार एफिशिएंसी देख लो ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये जो भी आएगा इसको इधर ले जाओ, तो बस मल्टीप्लाई करना, वो मैथ है, कैसे भी करो, तुम फॉर्मूला लिख के करो चाहे ऐसे लिख के करो। 30 इंटू 10 टू द पावर 14, ये आ जाएगा हमारे पास में 30 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा करंट निकालने के लिए बोला जाए तो करंट, क्या यही करंट है मैक्स, यही इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम? यार इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर दूसरे एंड पर पहुंच जाएंगे तो जो करंट आएगा वही मैक्सिमम आएगा। तो यार ये वाली वैल्यू तो Q/T। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं?
एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक ये टोटल चार्ज अपॉन में टी। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये है 30 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा, इसको हटाकर 12 कर देते हैं, -7, तो यह जाएगा 4.8 इंटू -7 एम्पियर या फिर 0.48 माइक्रो एम्पियर। स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये पढ़ा हुआ है क्या? कितने लोगों को इसे एक बार भी नहीं पढ़ाया हुआ है ये स्पेक्ट्रम वगैरह? नाम सुना हो, लाइमन, बामर, ये कितने लोगों ने नाम सुना ही नहीं? अरे भाई बताओ तो सही, फिर उस हिसाब से बताएंगे। एक बस एक ही है, कोई तो होगा। ये सबसे कम ईमानदारी इधर है क्या? तुम सबने सुना हुआ? सबका नाम बताओ। नहीं, मैं पूछूंगा जिससे। अब वो जो बचपन, हम भी ऐसे बैठे हुए हैं, तो नीचे खिसकते जा रहे हैं, नीचे चुपते रहे धीरे धीरे। हम भी ऐसे करते थे, तो मैं तो क्लास में ही नहीं हूँ। लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, पॉइंट, हम्फ्री, वो नहीं होता। अच्छा, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्टेट n इक्वल्स टू 2 को एक और नाम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है उससे, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीज है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, एक वैरायटी के लिए वो चीज हमें वापस से देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? मतलब अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट को एक नाम और बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का एक नाम और है। हाँ, कुछ तो आवाजें आ रही है जैसे। फर्स्ट ऑर्बिट का कुछ और नाम भी है, ग्राउंड स्टेट। अरे होता है ना। हमने क्या किया है यहाँ पर, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। क्या चीज है केमिस्ट्री में? बोर के अकॉर्डिंग ये n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, गैप कम होता जाता है शायद। क्या, क्यों कम हो रहा है? एनर्जी। ये होती है लाइन, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, हम्फ्री, ऐसे कुछ होता है। फाइन। जो ये वाला स्टेट होता है फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी लेवल। सेकंड वाला फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। इस पर तो सब क्वेश्चन भी आता है इन चीजों पर नीट में। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 5। ये चीज हमें पता है, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा उसकी एनर्जी थर्ड, सेकंड और फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो हमने अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, अच्छा इनकी एनर्जी लेवल भी होती है जो फिक्स होती है कि भाई इतनी होगी हाइड्रोजन के लिए। पहले वाले के लिए कितनी होती है? 3.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। सेकेंड वाले, सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में जो होता है माइनस में 1.51। फोर्थ वाले की जो एनर्जी होती है
माइनस में 0.85 और फिफ्थ वाले में होती है माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कम होती जाती है। अच्छा, कम हो रही है या बढ़ रही है? नेगेटिव में कम हो रही है। कहां जा रही है? जीरो की तरफ। इनफाइनाइट पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में पड़ा होगा एनर्जी मैक्सिमम, जीरो जो होती है वो मैक्सिमम होता है, तो एनर्जी बढ़ रही है। यहां जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में एनर्जी माइनस में 3.4 है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस में 13.6 होता। हायर एनर्जी लोअर एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, क्या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो एनर्जी जो एक्स्ट्रा होगी वो रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, अच्छा कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ये कितना है? माइनस में 3.4 माइनस में 13.6, तो एनर्जी जो निकलेगी वो 10.2। ये जो एनर्जी निकलेगी वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी। हायर एनर्जी से लोअर, जब भी हायर एनर्जी, फिजिक्स में हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में कुछ भी ट्रांसफर होता है तो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकलता है। कभी वो फोटोन लाइट का बनेगा, कभी वो फोटोन इंफ्रारेड हीट के फॉर्म में निकलेगा, कभी वो फोटोन एक्सरे का फोटोन निकलेगा। एक्सरे पढ़ेंगे जब भी हम ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन वहां फोटोन जो बोलूंगा मैं बोलूंगा वो एक्सरे का फोटोन निकलेगा, उसकी एनर्जी ऐसी है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं? नहीं, मान लो यहां से यहां आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 12.0 है, तो यहां से जो फोटोन निकलेगा वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। अच्छा, यहां से निकला तो 0.85 माइनस करो, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये वैल्यूज केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो याद हो जाती है, वहां तो बहुत यूज करना होता है, ये चीजें बहुत यूज करना होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में आया तो इनका डिफरेंस 10.2 वो फोटोन निकला, थर्ड से फर्स्ट में आया तो 12.09, फिर 12.75 फोर्थ से यहां आया। तो अच्छा, ये फोटोन जो निकल रहा है एक तरह से फोटोन का सोर्स नहीं बन गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक फोटोन निकल रहा है। अच्छा, ये जो फोटोन निकला उसको मैंने किसी मेटल सरफेस पे गिरा दिया, तो मेटल सरफेस पे फोटोन गिराने पर क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं? अगर वो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, मतलब हमें चाहिए था लाइट का एक सोर्स यानी कि फोटोन, और वो फोटोन का सोर्स हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ले लिया। इस बार थोड़ा सा केमिस्ट्री की एंट्री कर ली, लिखो क्वेश्चन करेंगे। -13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 0.85 0.54। पहला डिफरेंस 10.2 का 12.09 12.75 फिर 12 और बढ़ता जाए, वैल्यूज बढ़ती है। डिफरेंस। बारिश आ रही है? हाँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उधर तो लगता है पता चल गया। ओके, इसके जस्ट ऊपर क्या है? कुछ नहीं है। क्या? पतरा? क्या होता है पतरा? टेन है इसके ऊपर, उधर भी टेन है, इधर सब पूरा टेन है। कहीं कंक्रीट आरसीसी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, बड़ा प्यार है ना तुम्हें इस नाम से, मस्ती मजाक वाली कोचिंग से। चलो क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। कहां से कहां है? नहीं, वो तो मैंने बोला है, तुम बोलो क्या है। फोर्थ से फर्स्ट में कितना डिफरेंस आएगा? 12 पॉइंट। इधर देख के आया या दिमाग से आया? इधर देख के आया। ईमानदार
13.6, 3.4, 1.51, 0.85, फोर्थ वाला 0.85, तो 13.6 और 0.85 का डिफरेंस 12.75. दिस फोटोन incident on metal surface of work function. This photon incident on metal surface of work function 3.65. 3.65 electron volt. Then stopping potential will be, देखो वो आ गया, यार n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 में है, इसकी एनर्जी होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिफरेंस जो आएगा वो जो फोटोन निकला वो फोटोन की एनर्जी आएगी 12.75. अच्छा ये किस पर गिर रहा है, जिसका वर्क फंक्शन है इतना, तो यार इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 12.75, 3.65, ये आ जाएगा 9.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अरे इससे क्या पता चलेगा, 9.1 की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू E इंटू VS, E से E गया तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 9.1 वोल्ट लगाना पड़ेगा. ये क्वेश्चन लास्ट चीज है, जो भी पढ़ा है बस वही अभी तक जितना ही पढ़ा है बस नाम देना है. वही फोटोसेल नाम की कोई चीज होती है. अरे बहुत आसान है मेरे ख्याल से, हमने पूरा टॉपिक जो पढ़ा है एक ही चीज तो चल रही है, एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी. बस उसमें बहुत ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं. फोटोसेल क्या होता है या ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो देख लेते हैं. प्रिंसिपल है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटोसेल किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, लाइट डालेंगे, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अच्छा इसका वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल तो ये है, तो उसमें वर्किंग क्या होगी, क्या लाइट डाल रहे हैं तो ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी इसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट जो आया उसको करंट एनर्जी में चेंज करता है. कैसे चेंज करता है देखें, मान ये है, अच्छा हमने वो पहले ही बना लिया, बस मैं इसको रफली ऐसे ही बना, ये हमने जो एक ट्यूब बनाई थी हॉरिजॉन्टल वो उसको वर्टिकल कर दिया. यहाँ पर है हमारे पास में एनोड और इधर बना दिया हमने कैथोड. अच्छा बस ये कैथोड जो होता है इसकी शेप जो होती है वो ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, डिपेंड्स लाइट कहां से आ रही है. अच्छा अगर लाइट यहां से आए तो कॉनकेव शेप होती है. कॉनकेव शेप क्यों होता है ये, ताकि कॉनकेव जो होता है वो मैक्सिमम लाइट को एक सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये वाली लाइट. अच्छा यहां से आई लाइट, इस लाइट की एनर्जी आ गई h न्यू, ये गिरा कैथोड पर, कैथोड पर अगर इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये कैथोड है, इधर एनोड है, यहां पर हमने बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव है यानी कि एनोड बन गया, और ये यहां पर ये बन गया हमारा फोटोसेल का. क्या काम है, कुछ नहीं है, लाइट गिराई, लाइट एनर्जी आई, लाइट गिराई अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो इतनी ज्यादा होगी बिना बैटरी के भी वहां पहुंच जाते, करंट आता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती फेंकना पड़ता, उसके लिए बैटरी लगानी पड़ी, ये बैटरी लगाई, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया तो ये लाइट इधर आने लगी, करंट आने लग गया, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, करंट एनर्जी में. इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे बहुत सारी चीजें, जैसे ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं, कई बार हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हम जैसे, अच्छा ऐसा मान लो
ऑटोमेटिक स्लाइडर वाला गेट है जो एयरपोर्ट पे या फिर कई अच्छे रेलवे स्टेशन पर होता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन तो माशाल्लाह दूर दूर तक एक इंसान नहीं दिखता। अच्छा, मैं यहाँ पर छुप गया, ये गेट है और मैं छुप गया, क्या खुल जाएगा? क्यों नहीं खुले? नहीं खुलेगा, उसके सामने आना पड़ेगा भाई। हाँ, ये गाड़ी धुल गई है। जैसे ही हम ऑटोमेटिक गेट जो होता है उसके सामने आता है, वो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब वो अपने आसपास एकदम से कुछ नई चीज आती है उसको डिटेक्ट करके गेट को ओपन कर लेता है। कई बार तुमने लिफ्ट के आगे भी देखा होगा, क्या लिफ्ट का गेट अगर खुला हुआ है वो कई बार बंद हो जाता है, तो हम उसमें कुछ भी हाथ लगा देते वापस बंद हो जाता है। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये फोटो सेल किट पे काम करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ खड़ा हुआ, क्या मैं लाइट का एक सोर्स हूँ? फिर तो हम बल्ब क्यों लगा रहे हैं, हम ही खड़े हो जाते हैं हर जगह। क्या हम लाइट का सोर्स है? नहीं, जो भी लाइट आ रही है, चाहे सनलाइट आ रही है या फिर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस से लाइट आ रही है, वो हमारे चेहरे पे गिरी, हमारे चेहरे पे गिरी तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट। अब जैसे वो मुझसे रिफ्लेक्ट हुआ तो अब मैं बन गया लाइट का सोर्स। अब वो जो लाइट कहीं और से आई और मेरे चेहरे से इस पर गिरी, सामने ऊपर लगा होता है यहाँ पर फोटो सेल ऊपर। ये फोटो सेल हमारे चेहरे से गिरने वाली लाइट इस पर गिराती है, और उस पर जब गिरेगा, अगर उस लाइट की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ और वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नीचे कैथोड से एनोड जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और करंट फ्लो होगा तो वहां पर उसकी मैकेनिज्म ऐसी है, जैसे करंट फ्लो हो गेट ओपन कर दो, करंट खत्म हो बंद कर दो। जैसे हम अंदर चले जाएंगे तो फिर सामने कुछ नहीं, करंट जीरो, वो बंद हो जाएगा। तो ये फोटो सेल, ये सारी चीजें जो होती है वो फोटो सेल पर आधारित होती है, उस पर बेस्ड होती है। और भी चीजें होती है जैसे अलार्म, चोरी हो गई कहीं पर अलार्म, वो भी एकदम से किसी ने बटन दबा दिया तो अलार्म बजाते, पुलिस के पास चलो, फोटो सेल पे काम करते। ट्रैफिक लाइट्स, अब ट्रैफिक लाइट में पुलिस वाला तो कोई होगा नहीं कि जो दिन में कि भाई यहाँ 6 बज गए लो बटन दबा। वो पहले होते थे ऐसे कि वो 6-7 बजते ही वो एक पैनल खोलता था, उसमें बटन दबाता था तो फिर लाइट रात को जलना बंद, 8 बजे बाद बंद हो जाती थी। लेकिन अब नहीं आता, वो सनलाइट पे काम करती है। सनलाइट आई तो वो ऑटोमेटिक, अगर सुबह का टाइम हुआ, जैसे सुबह तुमने देखा होगा सुबह 7-8 बजे तक जो ट्रैफिक लाइट्स होती है नॉर्मली वर्क नहीं करती है, वो बस येलो कलर बीप मारती रहती है, येलो। फिर उसके बाद में जब ट्रैफिक बढ़ता है 8-9 बजे, तब उसका टाइमर दिया हुआ है कि इतनी लाइट गिरेगी तो ही वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट ये होना है। तो मतलब जो ट्रैफिक लाइट्स होती है जो ऑटोमेटिक काम करती है वो भी इसी पर काम करती है, फोटो सेल। तो फोटो सेल का मतलब क्या है? कुछ नहीं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका यूज क्या है? सबसे पहला ऑटोमेटिक गेट, सेकेंड बर्गलर्स अलार्म, मतलब चोरी हो गई है बैंक वगैरह में, वहां पर ऑटोमेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। अच्छा, नॉर्मली एक लैंग्वेज क्वेश्चन बनता है, वो मैं बता देता हूं। नॉर्मली यहां पर हम क्या भर के रखते हैं? वैक्यूम। ये वैक्यूम है। अगर ये वैक्यूम है, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकला वो ऊपर जाएगा? वैक्यूम में बीच में कुछ नहीं है। अगर मैंने यहां पर गैस भर दी तो क्या होगा? ये एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, तुम्हारे डीपीवी में भी डाला है, बहुत से क्वेश्चन। अगर फोटो सेल में हम कोई सी भी गैस भर दें, कोई सी भी गैस, चलो इनर्ट गैस भर दें, इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी इनर्ट गैस डाल दिया, अब क्या होगा? क्या इनर्ट गैस, मान लो हीलियम है, ज़ीनॉन है, कुछ भी है, उसके वो रिएक्ट नहीं करेगी किसी के साथ, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अरे हर एक के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अच्छा हमने एक क्वेश्चन किया था, याद होगा, जिसका आंसर मैंने डैश करके छोड़ दिया था कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस रेंज में आ रही होगी? 10 to the power 5 मान लेते, मतलब 10,000 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की रेंज में आ रहा है। यानी कि यहां पर जब लाइट डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी स्पीड 1000-10,000 मीटर पर सेकेंड होगी। बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर बीच में कुछ भी दिख जाए,
कोई भी एटम दिख जाए तो उस एटम से टकराएंगे, और उस एटम से टकराए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकाल देंगे। तो अब उसके इलेक्ट्रॉन्स, जो गैस भरी उसके इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले से, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। इनर्ट गैस भरा जा सकता है क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमने दूसरी गैस भर दी तो वो रिएक्ट भी करेगा और एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे। तो यहां पर एक लाइन लिख भी देंगे, पहले ये खत्म करो, फोटो इलेक्ट्रिक खत्म हो गया। लिखो, when inert gas is filled in photocell, when inert gas is filled in photocell, high speed photoelectrons will ionize. High speed photoelectrons will ionize gas atoms that will result in increase in saturation current. ये खत्म हुआ पूरा डिटेल में, बहुत सारे 20-25-30 क्वेश्चन हो गए होंगे हमारे नोट्स में, बाकी 50 क्वेश्चन डीवीवी में। फोटो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टॉपिक मैटर वेव। मैटर का पता है क्या होता है? एनीथिंग, ये तो सबको रटा होगा। एनीथिंग मैटर वेव दूसरी वेव से थोड़ी अलग होती है। क्लास 11 में मैकेनिकल वेव नाम सुना? ये बचपन के पाप है, नहीं पढ़ा मैकेनिकल वेव नहीं पढ़ा है क्लास 11 में। तो तुम आज, मैं तो इतनी बार क्लास 11 की वेव के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं अभी तक क्यों नहीं बोला दोस्तों? क्लास 11 में वेव पढ़ाया नहीं है, पढ़ा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम सुना है? कहां? अभी से पहले दो तरह की वेव होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव, पढ़ाना पड़ेगा। मैकेनिकल वेव एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे साउंड। साउंड हम अभी मैं बोल रहा हूं, ये एक वेव है। ये जो वेव है ये कहां ट्रेवल कर रहा है? इस एटमॉस्फेयर में। लेकिन तुम्हें पता होगा स्पेस में साउंड हम बोल तो सकते हैं लेकिन कोई सुन नहीं सकता। क्यों? हम लिपसिंग, हमें लगेगा जैसे कोई इंस्टा पर कोई रील बना रहा है, लिपसिंग कर रहा है, टिकटॉक वगैरह, वो लिपसिंग करेगा, आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आवाज तो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, तो सामने तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये चीज भी अभी गलत, ये अभी तक पिछले 100-200 साल से यही माना जा रहा था, लेकिन आज ये एक चीज आई है कि स्पेस में भी साउंड ट्रेवल होता है। आज ये आज ही नासा ने एक रिपोर्ट दी है आज के दिन कि उन्होंने हम बोलते हैं कि स्पेस में वैक्यूम है। आज ही उनकी एक रिपोर्ट आई, तो पढ़ रहा था उस चीज को। स्पेस में वैक्यूम है, लेकिन हर जगह स्पेस में वैक्यूम नहीं है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपने आसपास अपना एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं, और उस एटमॉस्फेयर में साउंड ट्रेवल हो सकती है। नासा ने एक ऑडियो दिया है, उस ऑडियो में उनको कुछ साउंड सुनाई दिया है स्पेस में, और वो साउंड जो है ब्लैक होल से आ रहा है। साउंड ब्लैक होल से साउंड आ रहा है, वो साउंड आया। आज ये वीडियो निकला है, वीडियो और ऑडियो जो भी है वो चीज आई है। तो मतलब वैसे तो अभी तक हम तो वही मानेंगे जो हमारी किताबों में हर जगह लिखा हुआ है। ये तो अभी बस आज निकली बात कि ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाली 12 के बाकी टॉपिक्स में ये 2-3 चीजें ही बहुत ज्यादा काम आएंगी।
कैसे हम जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए हवा की जरूरत है। अच्छा, मीडियम की रिक्वायरमेंट कैसे है? मैं जब बोल रहा हूं ये क्या है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है। ये वाइब्रेशन जो आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको धक्का दे रहा है। उसको धक्का दिया, मैंने जो भी बोला उसमें इसको धक्का दिया। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर चल आगे पीछे चलने लगा। ये पास में दूसरा एयर का मॉलिक्यूल है, ये जब आगे पीछे चलने लगा तो इसने इसको धक्का दिया तो इसके पास एनर्जी आ गई। फिर अब ये आगे पीछे चलने लगा तो इसने इस दूसरे को धक्का दिया। ऐसे करते करते तुम्हारे पास में वो साउंड आ रहा है। यानी कि साउंड के लिए ये जो मीडियम के एयर के पार्टिकल्स है उनका होना जरूरी है। इसका मतलब साउंड एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन लाइट, अभी लाइट आ रही है, यानी कि लाइट क्या यहाँ के मॉलिक्यूल से भी टकरा रही होगी। लेकिन अगर लाइट जो है वो मीडियम नहीं होता तो भी ट्रेवल करती है। स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है, वरना सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है? मतलब स्पेस में वैक्यूम है तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मीडियम में तो करती है। यानी कि लाइट के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं है। तो लाइट को हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव का एक और नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ये सब ईएम वेव है। ये सब बिना लाइट के भी चल सकते, बिना मीडियम के भी चल सकती थी। लेकिन साउंड, ये ईएम वेव में तुमने साउंड नाम नहीं सुना होगा, ये मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैकेनिकल वेव मीडियम की जरूरत है। ये वेव तुम क्लास 11 तक पढ़ते हो। 12th के अंदर एक नई वेव पढ़ते हो, वो है मैटर वेव। ये वेव जो दो वेव मैंने बताई है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, उनसे अलग है। इसका मीडियम या फिर वैक्यूम से कोई लेना देना नहीं है। मैटर मतलब कोई भी मटेरियल, उसकी वेव। जैसे अभी मैं हूं, हम लोग एक मैटर, हमसे रिलेटेड वेव, हम पार्टिकल हैं या वेव है? पार्टिकल। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया हर एक पार्टिकल से रिलेटेड भी एक वेव होती है, क्योंकि वो एक मटेरियल से रिलेटेड वेव है। इसको नाम दे दिया मैटर वेव। लेकिन ये वेव तभी आएगी जब वो मटेरियल या वो पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। अगर मैं मूव करने लग जाऊं तो मुझसे एसोसिएटेड भी एक वेव है। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या फिर वेव है? पार्टिकल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो उसके पास में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक वेव भी है। प्रोटॉन पार्टिकल है, लेकिन अगर वो मूव करने लगेगा तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके पास एक वेव भी है, वो इस चैप्टर में। इसको मटेरियल से रिलेटेड वेव है, इसलिए इसको मैटर वेव नाम दिया। ये वो वाला काम नहीं करता जैसे तुमने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। लाइट कौन सी वेव है? ईएम वेव। ईएम वेव का एक और नाम क्या है? नॉन मैकेनिकल। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या लाइट को किसी सरफेस पर गिराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है? एक वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जब पढ़ोगे उसके अंदर डिफ्रैक्शन वर्ड पढ़ोगे, पोलराइजेशन पढ़ोगे। वर्ड पोलराइजेशन जैसे केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, लेकिन वहां पढ़ोगे। लाइट जो होती है, जितनी भी ईएम वेव होती है, वो ये सारे काम करते हैं जो मैंने नाम दिया। लेकिन ये ना ईएम वेव है ना मैकेनिकल वेव है, ये ऐसा कोई काम नहीं करती। ये तभी आएगी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो उसके पार्टिकल नेचर के साथ साथ उससे रिलेटेड एक वेव भी है, उसी को हम बोल देते हैं मैटर वेव। क्लियर है? हम इसके बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। ये आज क्या है? थर्सडे। सैटरडे को लेवल 1 के कितने 20 क्वेश्चन और लेवल 2 के लगभग पता नहीं।